India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन में आधे घंटे हम कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2022 के एक मानहानि मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक बढ़ा दी है। ये मामला विनायक दामोदर सावरकर के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणियों से संबंधित है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर को ब्रिटिश सेवक कहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक मानहानि मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में और समय की आवश्यकता है। पीठ ने वादी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि राहुल गांधी के बयान से घृणा और शत्रुता फैलाने का उद्देश्य था। सरकार ने तर्क दिया है कि सावरकर के बारे में गांधी की टिप्पणियां ऐतिहासिक टिप्पणियों यानी कि ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के साथ ही ये कोशिश थी। अदालत ने पहले राहुल गांधी को सावरकर के बारे में उनकी टिप्पणियों पर फटकार लगाई थी और कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर राहुल गांधी आगे ऐसी टिप्पणी करते हैं तो अदालत स्वतः संज्ञान लेगी और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के परिसीमन अभ्यास करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 के तहत सीटों में वृद्धि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 के अधीन है। इसमें 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद ही परिसीमन की अनुमति है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन को 2026 के बाद पहली जनगणना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद किए गए परिसीमन अभ्यास को एक विशेष मामला बताया जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा है कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है, लेकिन ये कानूनी अधिकार नहीं देता और साथ ही संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता। दोनों राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जब तक कि 2026 के बाद पहली जनगणना नहीं हो जाती। ये फैसला भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने या पुनर्विचार करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने कहा है कि इन प्रावधानों में बदलाव के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और सरकार ने अपने बयान में कहा है कि सरकार की आधिकारिक स्थिति ये है
कि वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को पुनर्विचार करने या हटाने की कोई योजना या इरादा नहीं है। इन प्रावधानों में किसी भी तरह के बदलाव के लिए गहन विचार विमर्श और व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी, लेकिन वर्तमान में सरकार ने ऐसा कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों के उपयोग पर पुनर्विचार करने जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में वातावरण बनाया जा रहा है और सरकार इस पर क्या रुख रखती है। कानून और न्याय मंत्रालय ने जवाब दिया। हालांकि कुछ सार्वजनिक या राजनीतिक हलकों में इन शब्दों के बारे में चर्चा या बहस हो सकती है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई औपचारिक निर्णय या प्रस्ताव नहीं आया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राज्यपाल की ओर से बिलों पर हस्ताक्षर करने में देरी के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। ये मामला बता दें आपको कि केरल के गवर्नर द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर हस्ताक्षर करने में देरी से संबंधित था। केंद्र ने इस कदम का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि राज्य तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले पर भरोसा कर रहा है और मुद्दे लंबित राष्ट्रपति संदर्भ से जुड़े हुए हैं। केरल सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कई महत्वपूर्ण बिलों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देरी से दी है और दरअसल बता दें आपको कि इन बिलों में से कुछ 2 साल से ज्यादा समय से और कुछ 1 साल से ज्यादा समय से लंबित थे। सरकार ने तर्क दिया कि इस तरह की देरी संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है, जो राज्यपाल को बिलों पर हस्ताक्षर करने या उन्हें लौटाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है। तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल के पास बिलों पर वीटो शक्ति नहीं है और उन्हें बिलों पर शीघ्र फैसला लेना चाहिए, केरल सरकार ने अपनी याचिका में इस फैसले का हवाला दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने याचिका वापस लेने का विरोध किया और कहा कि मामले में व्यापक संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति एएस चांदुरकर की पीठ ने केरल सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा है कि मामले में अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। पीठ ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में इस तरह का मामला आता है तो अदालत इस पर विचार करेगी। इस मामले में राज्यपाल की शक्ति और उनकी भूमिका पर बहस छेड़ दी है। केरल सरकार ने तर्क दिया है कि राज्यपाल की शक्तियों का उपयोग विधायिका की शक्ति को कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि राज्यपाल की शक्तियों का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और अदालत को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वहीं डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। इस रिपोर्ट में कंपनी और उनके अधिकारियों को 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को 28 जुलाई को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। याचिका में डीएनए एंटरटेनमेंट ने तर्क दिया है कि न्यायिक आयोग ने उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं और उन्हें अपने बचाव का अवसर नहीं दिया गया। 4 जून को आरसीबी की जीत के बाद आयोजित समारोह में भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयोजकों की लापरवाही और भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता के कारण यह हादसा हुआ है। कंपनी का दावा है कि पुलिस, जी हां बता दें आपको, पुलिस और अन्य राज्य अधिकारियों ने भीड़ को
नियंत्रित करने में विफलता के कारण ये हादसा हुआ है, न कि उनकी लापरवाही से। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि न्यायिक आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी और न ही उन्हें गवाहों के बयान देखने का अवसर दिया गया। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी और साथ ही विपक्ष के सचेतक एसएन रवि कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है। ये मामला मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित है। रवि कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विधान सभा के दौरान ही मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मुख्य सचिव रात में राज्य सरकार के लिए काम करती हैं और दिन में मुख्यमंत्री के लिए। इस टिप्पणी से विभिन्न वर्गों में आक्रोश फैल गया, जिसमें कर्नाटक आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम और विशेष लोक अभियोजक बी.ए. बेलियप्पा की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि रवि कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी और मामले की अगली सुनवाई तक जांच जारी रहेगी। रवि कुमार के वकील ने दावा किया है कि मामला राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उनके मुवक्किलों को बदनाम करना है। उन्होंने कहा कि रवि कुमार की टिप्पणी को राज्य सरकार अपने उद्देश्य के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। राज्य ने इस मामले में किसी भी तरह की रोक का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने रवि कुमार की याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई बाद में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि निजी अस्पताल मरीजों को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने एक चिकित्सा लापरवाही मामले में डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की है। इस मामले में एक गर्भवती महिला को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन एनेस्थेसिस्ट की अनुपलब्धता के कारण सर्जरी में देरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने पाया कि अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने से पहले एनेस्थेसिस्ट की अनुपलब्धता के बारे में नहीं बताया था। न्यायालय ने कहा है कि निजी अस्पतालों में मरीजों को लुभाने और बाद में डॉक्टर को बुलाने का चलन आम सा हो गया है। कोर्ट ने कहा कि आजकल निजी अस्पताल जो हैं वो मरीजों को उपचार के लिए लुभाते हैं, भले ही उनके पास डॉक्टर या बुनियादी ढांचा न हो। जब मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो वे डॉक्टर को बुलाना शुरू कर देते हैं। ये आम सी बात है। निजी अस्पताल मरीजों को गिनी पिग एटीएम मशीन की तरह मानते हैं और उनसे पैसे निकालने के लिए ऐसा करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा पेशेवरों को संरक्षण दिया जाना चाहिए जो अपने पेशे को सावधानी और दक्षता से करते हैं, लेकिन जो अस्पताल उचित सुविधाओं, डॉक्टर और बुनियादी ढांचे के बिना मरीजों को भर्ती करते हैं, उनसे पैसे निकालने के लिए ऐसा करते हैं, उन्हें संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले के अंदर डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि मरीज के परिवार के सदस्य अक्सर मौत के मामले में मानवीय कारक को दोष देते हैं, लेकिन चिकित्सा पेशेवरों को संरक्षण केवल तभी दिया जा सकता है जब उन्होंने अपने कर्तव्य को सावधानी और दक्षता से निभाया हो। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में डॉक्टर ने समय पर सर्जरी नहीं की और एनेस्थेसिस्ट की अनुपलब्धता के कारण सर्जरी में देरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण की मृत्यु हो गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महेश चंद्र पाठक को जमानत दे दी है और अपनी बहू की मौत के मामले में आरोपी है। ये मामला दहेज मांग और क्रूरता के आरोपों से संबंधित है। अब केस के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। बता दें आपको कि महेश चंद्र पाठक के बेटे प्रशांत पाठक की शादी 2018 में रचना से हुई थी। ससुराल वालों ने वैगनआर कार की मांग की और रचना को प्रताड़ित भी किया। 7 सितंबर 2024 को रचना की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में गला घोटने के निशान भी मिले हैं।
हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए 2 कारण बताए। पहला ये कि महेश चंद्र की उम्र 61 वर्ष है। दूसरा ये कि लोअर कोर्ट में गलत धारा लगाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत माना है। सुप्रीम कोर्ट जी आपको बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत का मतलब निर्दोष होना नहीं है और ट्रायल जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर क्रिश शर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्रिश, क्या जानकारी है आपके पास? ये मामला बेल एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। इस मामले के अंदर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने पहले ही बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी पे कई प्रकार के आरोप लगाए गए, जैसे महिला प्रताड़ना, दहेज, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड आदि। ऐसे कई आरोप के साथ आरोपी को, और इसमें साथ ही साथ जो आरोपी है वह मृतिका के फादर इन लॉ यानी कि ससुर हैं, और आरोपी का साथ के साथ ये भी कहना है कि वे 2022 से अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 मुख्य तथ्य को देखते हुए उनकी बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि उनकी 61 वर्ष आयु जो कि बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ दूसरा ये कि गलत धाराएं लगाई गई थी। धारा 306 लगाई गई थी, बल्कि 302 लगानी चाहिए थी। जी धन्यवाद। शुक्रिया आपका क्रिश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या होता है, आइए हम जानते हैं। इस डॉक्ट्रिन के अंदर हायर कोर्ट क्या करता है, जब उसके पास अपील में केस जाता है तो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को एब्जॉर्व कर लेते हैं और मर्ज कर लेते हैं, ताकि एक फाइनल जजमेंट निकल के आ जाए। तो जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर किस केसेस के अंदर अप्लाई होता है, जहां पर अगर पार्टी अपील में जाती है और एक लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील हुई तो वो हायर कोर्ट उसको एब्जॉर्व करेगी और उसको समझेगी और कंबाइन करके एक कंक्लूसिव जजमेंट निकाल देगी। तो मर्जर का बेसिक मतलब यही होता है कि 2 चीजों को जोड़ना। तो इस केस के अंदर भी यही होता है। पर अब हम जानते हैं कि किस केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई होता ही नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात किया इन द केस ऑफ विष्णु प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा गया कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुराने कोर्ट ने, वो ऑलरेडी उसके अंदर ऑब्टेन किया वो फ्रॉड से, तो फ्रॉड के बेसिस पे मर्जर हो ही नहीं सकता। तो इसी बात पे कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर अपील में केस जाता भी है और हायर कोर्ट इसको कंफर्म करती भी है तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। वहीं कन्हैयालाल के मर्डर पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सभी पक्षकारों को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा। आपको बता दें कि जहां पर उनकी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह फिल्म की रिलीज के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 28 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि फिल्म निर्माताओं की रिलीज पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील निरर्थक है, क्योंकि उन्होंने 21 जुलाई के आदेश को स्वीकार कर लिया। देखिए, आज आर्गुमेंट यहाँ से शुरू हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मिस्टर मदनी से, उनके पिटीशन के लॉयर से, कि आपको अब जो भी शिकायत है, अब आपको कंटेंट ऑफ द फिल्म पर कोई शिकायत पे बात नहीं होगी। बात होगी जो कमेटी की गठन हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्देश पर, उसके की जो फाइंडिंग है उस पर आर्गुमेंट होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल साहब को हिदायत दी कि आप हाई कोर्ट जाएं और वहाँ से ही कमेटी का गठन हुआ था आदेश से, तो वहीं पर कमेटी की फाइंडिंग्स के अगेंस्ट आप आर्गुमेंट करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.